हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए समाज कार्य प्रश्न पत्र द्वितीय पर मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, आगामी परीक्षा दिसंबर 2024 में यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट सवाल, पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि समाज कार्य के लक्ष्यों की प्राप्ति में किसे शामिल नहीं किया जाता है। चार ऑप्शन, कल्याण और सामाजिक सहयोग शामिल है, सामाजिक विकारों का निराकरण भी शामिल है, समाज के संस्थागत ढांचे के साथ समायोजन भी शामिल है, परंतु समाज का राजनीतिकरण शामिल नहीं किया गया है। तो समाज कार्य के लक्ष्यों की प्राप्ति में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो वह ऑप्शन नंबर आपका बी है, यानी दूसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। NTA UGC नेट समाज कार्य के संबंध में ये इम्पॉर्टेंट क्लास है, आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सवाल दूसरा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति वैयक्तिक तथा सामाजिक संबंधों में समायोजन लाती है। दूसरा सवाल और ऑप्शन चार है। पहला ऑप्शन कहता है कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य यानी सेवा या सेवा केशवर या केशवर का नाम हम दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन सामाजिक समायोजन, तीसरा ऑप्शन सामाजिक समूह कार्य और चौथा ऑप्शन रक्षात्मक कार्यविधि। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, जो व्यक्तिक और सामाजिक संबंधों में समायोजन लाती है वह विकल्प आपका ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि श्रम मंत्रालय के अधीन MES का पूरा रूप क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखिएगा, मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल, सही ऑप्शन आपका बी माना जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वनों के विआरक्षण को सीमित और विनियमित करता है। क्वेश्चन नंबर चार का विकल्प जो सी दिया गया है, वन संरक्षण अधिनियम, ये ऑप्शन तीसरा वाला वनों के विआरक्षण को सीमित और विनियमित करता है, अतः विकल्प सी सही माना जाएगा क्वेश्चन नंबर चार का। क्वेश्चन नंबर पाँच पर बात करेंगे, अलौकिक शक्तियों में विश्वास ही धर्म है, निम्न में से ये किसकी कथन है या किसकी परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर पाँच, विकल्प आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, टेलर, अकबर, जॉनसन, फ्रेजर। मैं आपसे बताना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर पाँच का जो विकल्प होगा वो जॉनसन का नाम आएगा, आपका बी ऑप्शन सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, निम्न में से किस व्यवहारवादी विचारक का मानना है कि व्यवहार को समझने के लिए हमें मानव के व्यवहार तथा उसके वातावरण पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सही जवाब इस प्रश्न का होगा BF स्किनर। क्वेश्चन नंबर सेवन, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक एक पुस्तक है, इस पुस्तक के रचयिता या कृति किसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर सेवन, सही जवाब अब्राहम मैस्लो, यानी विकल्प आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से किसके अनुसार सामान्य व्यवहार, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था सामान्य और असामान्य व्यवहार को लेकर, वहीं हम लोगों ने प्रसव के बारे में भी देखा है, कल की क्लासेस मैंने आप लोगों को पब्लिक भी किया था। तो सामान्य व्यवहार व्यक्ति के भीतर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की स्थिति होती है जो कार्यों में व्यय तथा हानि से सहचरित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही विकल्प होगा डूरंड, विकल्प आपका ए सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, समाज कल्याण प्रशासन के संदर्भ में गैलैंड नामक विद्वान ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी लोग कहिएगा कि कार्य का विशेषीकरण सिद्धांत भी उसी का है, पदाधिकारी के अधिकार स्तर को निश्चित करने का सिद्धांत भी शामिल है और प्रशासकीय सत्ता यानी पावर को आश्रित करने का सिद्धांत भी शामिल है, अतः विकल्प डी सही होगा। उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 10 को लेकर। देखिए, ये प्रश्न आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने YouTube चैनल पर समाज कार्य UGC नेट की दिसंबर 2024 के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। इसकी फ़ीस मात्र 4000 रखी गई है और ये क्लासेस जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा।
ठीक है। और यदि आप समाज कार्य में क्लास लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है, या तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 8506031308 पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल के माध्यम से भी समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि समाज कल्याण प्रशासन को उन क्रियाकलापों में सहायता प्रदान करने तथा आगे बढ़ाने में योगदान देने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी सामाजिक संस्था द्वारा प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए अनिवार्य है। उपर्युक्त में जो ये बात कही गई है ये किस विद्वान के द्वारा कही गई है? सही विकल्प आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थर डनहम। सामाजिक सामुदायिक संगठन में इन्होंने कुल टोटल 28 सिद्धांत दिए थे जिसमें से 7 सिद्धांत शीर्ष रहे हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। जब मैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें ऑर्थर डनहम के संबंध में जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं कवर करवाऊंगा। हालांकि आज शाम को 7 बजे आप सभी की क्लास है और मैं बात कर रहा हूं यूनिट नंबर 2 में मानव व्यवहार के अंतर्गत आज हम बढ़ेंगे शैशवावस्था पर बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किस विद्वान ने लोक प्रशासन के संदर्भ में समाज कल्याण प्रशासन को 4 सिद्धांत स्थापित किए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सही विकल्प आपका होगा साइमन, ऑप्शन नंबर ए। प्रशासनिक दृष्टिकोण में भारत कल्याण प्रशासन किस शासक से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12 विकल्प आपका अगर हम बात करते हैं अशोक, हर्ष, अकबर यानी उपरयुक्त सभी यानी ये सभी विकल्प भारत समाज कल्याण प्रशासन के शासक हैं। हर्ष का नाम भी भारत समाज कल्याण प्रशासन में आएगा, अशोक का नाम तो आप सभी को पता ही है, अकबर का भी नाम आएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 13 पर। 13 नंबर कहता है कि पार्श्वीकरण के कारण समाज का एक जनसंख्या समूह वर्ग है तो वो अपेक्षित हो जाता है क्या? मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो उपेक्षित वाला शब्द यहाँ पे लिखा है उपेक्षित हो जाता, पार्श्वीकरण के कारण समाज का एक जनसंख्या समूह वर्ग उपेक्षित हो जाता है, यानी पहला ही विकल्प आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 माता पिता और संतान किस समूह का भाग माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 सही जवाब इसका प्राथमिक समूह बनेगा, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 15 पर। बच्चे एवं समाज कार्य हस्तक्षेप के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल नीति किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिसंबर 2024 में ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 का वर्ष 1974 आपका विकल्प बनेगा जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने अमेरिका में किस दशक में नागरिक अधिकार के लिए आंदोलन किया था? क्वेश्चन नंबर 16 का सही विकल्प होगा सन 1950 का जो दशक था उसमें अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन किया था, अतः विकल्प भी सही होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 17 कि किस समिति की रिपोर्ट में सबसे पहले सामुदायिक संगठन को समाज कार्य के तरीके के रूप में मान्यता दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 17 याद रखेंगे। हालांकि इस सवाल का जवाब जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन रिलेट कराता है वो लेन समिति रिपोर्ट होगी 1939। देखिए यहाँ पे पेपर में पूछा जाता है कि क्रम में लगाइए समिति का, और यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रश्न के ऑप्शन में जो क्रम दिया गया है नोट कर लीजिए, क्रम पूछा जाता है आजकल के प्रश्नों में या पेपरों में, ठीक है। तो अकबर समिति रिपोर्ट आई है 1940 में। अच्छा, ये किससे संबंधित हैं सारी रिपोर्टें, ये मैं आप लोगों को पेड क्लासेस में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि यहाँ से तो आपके 2 नंबर आना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपका दिसंबर में ऑनलाइन पेपर हुआ तो ये तय है कि क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से आएगा सवाल, ठीक है। और इस पर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ऑनलाइन क्लासेस में। तो अकबर समिति जो है समिति रिपोर्ट 1940 याद रखिएगा, लेन समिति 1939 याद रखिएगा, संकरण समिति 1962 याद रखिएगा, केन समिति रिपोर्ट 1944 याद रखिएगा, ठीक है। ये एक यंग हस्बैंड करके रिपोर्ट आती है, हालांकि वो भी कम्युनिटी को ही रिलेट कराती है, वो भी आपको याद रखना, ठीक है। ऐसे 7-8 कमेटी है या रिपोर्ट है, वो मैं आपको बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करते हैं। फ्रांस फेनन या फ्रांस फैनोन, इनका 2 नाम, ठीक है, 2 नाम से संबोधित किया जाता है, कि जीवन और कार्यों के फिलिस्तीन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन एवं अन्य कट्टरपंथी राजनीतिक संगठनों के लिए क्या किया? क्वेश्चन नंबर 18 में आप कहिएगा प्रेरित किया है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही जाएगा।
सामान्यतः किसी भी गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ जिसको बोलते हो आप लोग, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी मौलिक अंग है? क्वेश्चन नंबर 19 में आप बता दीजिएगा। साधारण सभा भी होता है, प्रबंधन कार्यकारी समिति भी होता है, पदाधिकारी भी होता है। एनजीओ के अंतर्गत ये मौलिक अंग होते हैं, ठीक है। और भी अंग है इसके, लगभग 8-10 अंग इसमें माने जाते हैं। और विकल्प आपका यहाँ पर उपयुक्त तो सभी माना जाएगा, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से शोध समस्या के प्रकार है, यानी ये रिसर्च का सवाल आ जाएगा समाज कार्य रिसर्च में, ठीक है। तो इसका सही विकल्प आपका यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो अनुसंधान समस्या के स्पष्ट रूप का एक कथन होता है, ये भी एक प्रकार का टाइप होगा समस्या के परिप्रेक्ष्य में। पहले कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए अनुसंधान भी आपका रिप्रेजेंट होगा, विकल्पों की भूमिका भी होगी, अतः आप कहेंगे डी उपर्युक्त सभी सही जवाब होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिवेदन से संबंधित मूलभूत तथ्य है? ये भी रिसर्च का सवाल आ गया। 21 में भी अगर हम कहते हैं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य की जानकारी, ये देखिए प्रतिवेदन के संबंध में ये तथ्य इन्वॉल्व है, सही जवाब है। प्रतिवेदन बनाने में ग्राफ भी आपका सही जवाब होगा, अध्ययन की विधि भी आपका सही जवाब होगा, अतः मैं आप लोगों से कहूँगा कि डी विकल्प अगेन लगाइए, उपर्युक्त सभी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 भी रिसर्च का सवाल, सांख्यिकी की सीमाओं को लेकर किस विद्वान ने परिभाषा दी है? क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22, इसका सही विकल्प होगा क्रस्टन एवं काउडेन, विकल्प आपका पहला सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 अगेन आपका रिसर्च का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी आंकड़ों की उपयोगिता है? क्वेश्चन नंबर 23, विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? यथार्थ, शुद्ध और संक्षिप्त जानकारी, यानी आंकड़ों की उपयोगिता में सही विकल्प माना जाएगा। और प्रशासन एवं नियोजन हेतु आंकड़ों का उपलब्ध होना और सूचनाओं का संकलन, यानी अगेन आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प डी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात एवं संचार में विकास हेतु किया जाने वाला कार्य सामाजिक नियोजन के किस प्रारूप का अंग माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 में सही विकल्प जो होगा यहाँ पर डी सामाजिक अभिमूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत पोषाहार और पोषाहार से संबंधित योजनाओं के समन्वय पर बल दिया गया है? वो पंचवर्षीय योजना का नाम आपको बताना है। यहाँ पर मैं बताऊँ तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पोषाहार के बारे में जिक्र किया गया है। ये मैं आपको पहले भी पंचवर्षीय योजना का जब पढ़ाया था ट्रिक के माध्यम से, उसमें भी जिक्र किया है। आगामी दिसंबर 2024 के लिए भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। हालांकि अभी मैं यूनिट नंबर 2 पर बात कर रहा हूं। आज शाम 7 से 8 वाली क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं मानव व्यवहार के बारे में। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 26 के बारे में। नीति आयोग की कार्यविधि प्रणाली का स्वरूप, देखिए जो क्लासेस हो चुकी हैं उन बच्चों को रिकॉर्डेड वीडियो और उसकी पीडीएफ उनको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, नीति आयोग की कार्यविधि प्रणाली का स्वरूप क्या हो सकता है? तो यहाँ पे सहकारी संघवाद होगा, विकल्प आपका डी सही माना जाएगा, याद रखिएगा विकल्प डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, विधवा पुनर्विवाह के प्रयास के लिए 1861 ईस्वी में किसने विधवा विवाह समिति की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 27 में विकल्प आपका बी जाएगा, गोविंद रनाडे का नाम जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ठीक है। 27 में बहुत बच्चे सोच रहे होंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं विधवा पुनर्विवाह के प्रयास की बात हुआ है। 1861 में विधवा विवाह समिति की स्थापना है, समिति कमेटी, तो वो गोविंद रनाडे का नाम याद रखिएगा, वरना गलत हो जाएगा अगर आपने एक की तरफ झुकाव किया तो। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको ढूंढना है सत्य को। 28 में सत्य को ढूंढेंगे तो हमारे देखने को मिलेगा कि ब्रिटेन का संविधान एकात्मक तो है, यहाँ कहा नहीं तो गलत हो जाएगा। भारत का संविधान संघात्मक और एकात्मक मिश्रित होता है। देखिए ये बेसिकली गलत स्टेटमेंट आ गया कि सॉरी ये आपका सत्य स्टेटमेंट आ गया। यहाँ पे सत्य ढूंढना है कि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक भी है और एकात्मक भी है, दोनों का मिश्रण है, यही सही जवाब है। देखिए पूछा था, कहा था आपसे कि सत्य ढूंढना था, ठीक है, सत्य ढूंढना था, विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान की प्रस्तावना न्यायिक पुनरावलोकन मौलिक अधिकार को से लिया गया? ये देखो मैंने ट्रिक से पढ़ाया है, जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा, लेकिन अभी नया बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है तो है ना, तो आप लोगों को ये चीज़ें मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में। हालांकि आप सभी लोग देख रही है समाज कार्य के सवाल है, ये सभी के सभी यूनिट नंबर 7 से क्वेश्चन बनाया गया है 29 में। तो 29 का विकल्प आपका ए जाएगा, यूएसए, ठीक है, क्योंकि सबसे पावरफुल है, मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया है ना, पावरफुल है। क्वेश्चन नंबर 30, पावरफुल है क्या? अमेरिका, ट्रिक बताया है वहाँ पे, ठीक है, प्रस्तावना, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा प्रस्तावना। चलिए आप लोग कमेंट बताइएगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा प्रस्तावना की भाषा। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का
जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस? 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ये क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है भाई। आप कह सकते हो जी ऑस्टिन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दूषित प्रौढ़ावस्था का एक प्रमुख कारण बताइए, कौन सा हो सकता है? 32 का। तो मैं आपसे कहूँगा प्रौढ़ावस्था के आगमन के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं कर पाते हैं, प्रमुख रीज़न एक तो यही बन जाएगा, कारण पूछा है ना। और प्रौढ़ होते ही व्यक्ति संयुक्त परिवार से अलग कर दिया जाता है, ये भी आप देख सकते हो दूषित प्रौढ़ावस्था का एक कारण, ठीक है। और आर्थिक स्वावलंबन मतलब स्वतंत्रता से पहले ही जिम्मेदारियां उठा लेते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त तो सभी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, समाज में किसी व्यक्ति को मानसिक रोग उत्पन्न होने के लिए क्या उत्तरदायी हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 नंबर का सवाल, आप कह सकते हैं परंपराएं। क्वेश्चन नंबर 34, पारिवारिक सामाजिक समस्याओं में क्या सम्मिलित है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में आप कह सकते हो यहाँ पे कि अलगाव अनुभव भी शामिल है, एकाकीपन अनुभव भी शामिल है, अपने बच्चे ही अलगाव अनुभव करना ये भी शामिल है। ये देखो पारिवारिक सामाजिक समस्याओं में शामिल है ये तीनों बातें, अतः आप कहोगे कि डी वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न मैंने सिंपल बनाया है, तो देखिए समाज कार्य में जब भी आप लोग ये स्टडी करें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ करें। एक शिक्षण विधि होती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से जटिल की ओर। ठीक है, तो सरल से जटिल की ओर करेंगे तो सबसे बेटर माना जाए, क्योंकि ये प्रश्न मैंने सिंपल लिया है, आगामी और ये प्रश्न बनेंगे, है ना। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, पेपर में ऐसे सवाल आ सकते हैं, ये बात भी आप याद रखना आप लोगों को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है आपसे कि सामूहिक सौदेबाजी के बारे में, कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में पूछा गया है, महत्व बताना है आपको। ठीक है, 35 में बताइए जरा, नियोजित, अगर प्रश्न आपके पहले विकल्प क्या कह रहा है कि नियोजन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक इंपॉर्टेंस है, सही बात है। श्रमिकों की दशाओं में सुधार में सहायता, ये भी सही जवाब है। श्रम मानकों की स्थापना में सहायक, ये भी सही है। विकल्प डी यानी आपका उपयुक्त सभी करेक्ट होगा। भारत में किस तरह के समाज कार्य की लंबी एवं प्राचीन परंपरा रही है? भारत में बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या होना चाहिए भाई? विकल्प आपका क्या होना चाहिए? देखिए, तो मंदिर के रूप में भी होगा, धर्मशाला के रूप में भी होता है, मठ के रूप में भी होता है, ये भारत में है। इससे मैं आप लोगों से कहूँगा, ये प्रश्न पूछा था लंबी और प्राचीन परंपरा, तो इसलिए मैंने इसको सभी पॉइंटों को करेक्ट किया है, अतः मैं आप सभी से कहूँगा विकल्प आपका जो है डी सही माना जाएगा, समाज कार्य। ठीक है, ये स्वेच्छा से करते हैं समाज सेवा। क्वेश्चन नंबर बेसिकली 37, आपदा के बाद हस्तक्षेप में कौन सा चरण शामिल नहीं किया गया? आपदा के बाद में कौन सा इंटरवेंशन को लेकर या हस्तक्षेप को लेकर शामिल नहीं किया गया है, ये बात 37 में कहा गया। तो जो आपदा न्यूनीकरण है ये शामिल नहीं किया गया है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, ये तो पहले की प्रक्रिया है। ठीक है, प्रोफेसर एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित एक राष्ट्रीय आयोग वर्ष 2006 में अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की थी, और यह सर्वाधिक रूप से संबंधित है या उसके संबंध में है 38, तो आप कहिएगा ना किसानों से संबंधित है। ठीक है, स्वामीनाथन का नाम, विकल्प आपका सी सही होगा। मानवतावाद का फायर ब्रिगेड किसे कहा जाता है भाई? बहुत ही इजी क्वेश्चन, 39 मानवाधिकार को कहा जाता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, श्रम कल्याण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने का दायित्व मालिक, श्रमिक और समाज तीनों द्वारा संयुक्त रूप से निभाया जाना चाहिए, जिसमें श्रमिकों का अधिकतम से अधिकतम क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 40 में आप बताओगे कल्याण हो सकता है, और क्या हो सकता है? ठीक है भाई, वेलफेयर। चिपको आंदोलन कब चलाया गया था? चिपको आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1974 में चलाया गया था। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 2015 का, उसके अनुसार एक बात कही गई कि बाल कल्याण अधिकारी किसी बच्चे की सुरक्षा और देखभाल की ज़रूरत के संबंध में जो रिपोर्ट पेश करता है उसे कहा क्या जाता है? आप सभी लोग कहिएगा परिवार जांच रिपोर्ट कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प जो बनना चाहिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 42 में आपका क्या कहलाएगा? बच्चों की सुरक्षा देखभाल की ज़रूरत के संबंध में रिपोर्ट पेश करता है, तो वो सामाजिक जांच रिपोर्ट होगा भाई। विकल्प आपका जो जाएगा वो बी वाला विकल्प सही होगा, बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, सामग्री एकत्र करने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग तब किया जाता है जब निर्देशन का आकार होता है, यानी सैंपलिंग का, रिसर्च का सवाल है भाई, ये रिसर्च का वो अत्यंत बड़ा होता है, अतः मैं आपसे कहूँगा विकल्प पहला सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, बाल विकास के संदर्भ में जर्मनी के किस विद्वान ने व्यक्तिगत अध्ययन किया था भाई? 44 का विकल्प आएगा टाइडमैन का नाम, विकल्प पहला सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 45 में बताइए किस मॉडल के आधार पर परिवार की संरचना, संगठन और लेन देन पैटर्न के आधार पर एक सामान्य सिद्धांत तय किया गया है। ठीक है, परिवार के आधार पर मॉडल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45 में। बेसिकली मैक मास्टर मॉडल आएगा। देखिए याद रखिए, परिवार के संरचना, संगठन, लेन देन पैटर्न पर आधारित है ना मैक मास्टर मॉडल। विकल्प आपका बी होगा सही। अगेन रिसर्च का सवाल है कि शोध मिश्रण विधि में संगठन में कौन सा तत्व शामिल है। 46 में आप जवाब दे सकते हैं मुझे कि मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध दोनों एलिमेंट है। यही बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बनता है। ऑप्शन आपका तीसरा सही जाएगा, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है विश्व भर में मानसिक विकारों से ग्रसित जो बच्चे हैं उनका प्रतिशत पूछा गया है। ये 2024 के अनुसार मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 47 का विकल्प आपका पहला सही जाएगा, 10 से 20% होगा मानसिक विकार से ग्रसित बच्चे। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यक्ति कार्य की परिकल्पना नहीं, यानी हाइपोथेसिस नहीं है भाई 48 में। और आप बता सकते हो कि प्रत्येक व्यक्ति एवं कलाकार होता है, ये कहना उचित नहीं होगा। विकल्प आपका जो जाएगा परिकल्पना नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाइपोथेसिस इसकी नहीं है। देखिए आप अगर समाज कार्य की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं या समाज कार्य के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। यदि आपको यह स्टडी करना है और NTA UGC नेट का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। दिसंबर में एग्ज़ाम है, बहुत बच्चे सोचते हैं कभी बहुत समय है, 2 महीने में तैयारी हो जाएगी, ये कहना उचित नहीं है। आप NTA UGC नेट का पेपर देने जा रहे हैं, नेशनल लेवल का पेपर होता है, पेपर बॉर्डर लाइन माइल्ड और मॉडरेट लेवल का पेपर आता है। ठीक है, इस बार पेपर केवल इजी आ गया था जो 22 अगस्त का पेपर हुआ था। आप ऐसा मत सोचिए कि दिसंबर का पेपर इजी आने वाला है। दिसंबर के पेपर की अगर आपको तैयारी करनी तो अभी से, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो पढ़ना शुरू कर दो। यदि आप ऑनलाइन क्लास परचेज करना चाहते हो तो उसकी भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। पर डे क्लास को ज्वाइन करो, पर डे समाज कार्य के बारे में पढ़ो, उसके बारे में डेली उसकी स्टडी करो। ठीक है, तो ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल पूरा दिया गया है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, महिलाएं एवं समाज कार्य हस्तक्षेप के अंतर्गत कौन सी विशिष्ट समस्याएं हैं। 49 में सवाल कर रहा है और सही जवाब बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें बाल विवाह भी देखिए ये एक विशिष्ट समस्या है। शिक्षा में अगर असमानता है तो भी एक विशिष्ट समस्या है। रोजगार में असमानता, ये आप लोगों से बेटर कौन जान सकता है, ये भी आपका विकल्प बनेगा। यानी आप लोगों के लिए यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, उपरयुक्त सभी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में किसी संस्था के विगत का मतलब होता है अतीत यानी पास्ट की बात हो रही है, अनुभवों का अध्ययन एवं आलोचना करने किस क्रियाविधि द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 50 में विकल्प आप बनाओगे निगरानी, अनुश्रवण, जिसको आप लोग मूल्यांकन का भी कभी कभी पार्ट को रिलेट करा सकते हो। तो यहाँ सही जवाब जो जाना चाहिए, सही स्टेटमेंट, सही शब्द आपका डी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 श्रम विभाजन एवं धर्म के अपने अध्ययनों के प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का वैज्ञानिक ढंग किसे प्रयोग किया जाता, मतलब किसने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 51 में तो आप कह सकते हो हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आएगा। दुर्खिम नाम सोच सकते हैं बच्चे श्रम विभाजन के संदर्भ में, लेकिन यहाँ पे श्रम विभाजन और धर्म के अपने अध्ययनों में प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में, अपने अध्ययन परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक ढंग का इस्तेमाल अगर किसी ने किया है तो वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया, ना कि दुर्खिम ने किया है। विकल्प आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। इसके आगे मैं आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियोज़ और बना दूंगा, इसमें लगभग 150 प्रश्न हैं। ठीक है, इस PDF में आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा और टेलीग्राम पर मिलेगा ये वीडियो, इसके PDF भी, और इसका वीडियो का लिंक मैं पब्लिक कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं समाज कार्य की ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, यह स्टडी करना स्टार्ट कर दिए, चाहे वो ऑफलाइन आप कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जैसा भी आप कर रहे हो आपको स्टडी कर देनी चाहिए, क्योंकि दिसंबर 2024 का पेपर आप लोगों के लिए ईजी नहीं होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, पेपर आपके टफ बनेंगे। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।